electrochemical series. लिखो the arrangement of electrode in increasing order of their reduction potential value, in increasing order of their reduction potential value is called electrochemical series. Electrochemical series. It is also known as reactivity series. It is also known as reactivity series or activity series. Reactivity series or activity series. Activity series. Activity series. Following are some important element from electrochemical series. Some important element from electrochemical series. Electrochemical series. आप भी ये वैल्यू नोट कीजिए. E naught Zn2 plus by Zn is equal to minus 0.76 volt. E naught Fe2 plus by Fe minus 0.44 volt. E naught Ni2 plus by Ni minus 0.25 volt. E naught H plus by H2 0 volt. E naught Cu2 plus by Cu plus 0.34 volt and E naught Az plus by Az is plus 0.80 volt. इस जगह पर यहाँ जो रिडक्शन सबका सारे मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है और ये अगर आप देखोगे तो एक सीक्वेंस में अरेंज है. माइनस 0.76 माइनस 0. यानी क्या लग रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. डिक्रीजिंग ऑर्डर भी रह सकता है. जैसे आप एनसीईआरटी में ये टेबल जो देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन इसी को रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी नीचे क्लासेस में आप पढ़े हो तो वहाँ आपको बताया गया हो कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में जो टॉप पर होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और जो बॉटम की तरफ में होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं. उसी को यहाँ पर एक थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल टर्म्स में दिया गया है ये वही. इनमें एक अरेंजमेंट में ये दिया हुआ है. अब इन सारे वैल्यू से इनका कुछ एक एप्लीकेशन निकल सकता है. लिखिए टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, लिखिए विद द हेल्प ऑफ electrochemical series with the help of electrochemical series we can identify the anode, we can identify the anode
and cathode for electrochemical cell. Anode and cathode for electrochemical cell. Electrochemical cell. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. The element which has higher reduction potential value act as cathode while other act as anode. यानी यहाँ बताया गया कि जैसे अगर हम लोग यहाँ ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इसमें से अगर हम लोग को बताया गया कि आप आयरन और निकेल ले लो और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाओ. आयरन और निकेल दोनों दिख रहा है आपको? तो बताओ तो यहाँ पर किनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो निकेल कैथोड हो जाएगा और आयरन एनोड हो जाएगा. जैसे हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे वहाँ जिंक और कॉपर लिए थे. जिंक और कॉपर दोनों यहाँ पर है. बताओ तो जिंक और कॉपर में किनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? तो कॉपर किस रूप में काम करेगा और जिंक किस रूप में काम करेगा? एनोड के रूप में. तो आप समझ में आया कि कौन कैथोड और कौन एनोड होता है. जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उनमें रिड्यूस्ड होने का टेंडेंसी ज़्यादा और वो कैथोड के रूप में काम करेंगे क्योंकि रिडक्शन कैथोड पर होता है, और जिनका कम होगा वो एनोड के रूप में. आप बताना तो अगर हम लोग कॉपर और सिल्वर को लेकर के बनाते हैं तो एनोड कौन होगा? कॉपर. और कैथोड कौन होगा? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये पता चल गया. सेकंड लिखिए, सेकंड एप्लीकेशन. लिखिए with the help of electrochemical series, we can identify the oxidizing and reducing agent. अब थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन याद कीजिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस. रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. अब जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो रिड्यूस्ड होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए. द एलिमेंट which has higher reduction potential value, reduced itself and act as oxidizing agent, while the element which has lower reduction potential lower reduction potential oxidize itself and act as a reducing agent बोलो क्लियर है? तो अगर फिर यहाँ पर हम लोग पूछें कि आप बताओ अगर आयरन और निकेल को जोड़ दिया जाए, जो पूछेंगे वो ध्यान से, हड़बड़ा के नहीं बोलोगे. आयरन और निकेल को जोड़ दिया जाए तो इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा?
फिर से आपसे क्या पूछा गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है। तो इन दोनों में से आयरन और निकल दोनों में से किनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, आयरन का। तो आयरन खुद ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, 3-4 एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल के साथ में वैल्यू दिया हुआ है और उनको अरेंज करने के लिए कर रहा है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के अनुसार से। तो इसी कंसेप्ट को लेकर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, with the help of electrochemical series we can identify the element, we can identify the element which can liberate hydrogen gas, which can liberate hydrogen gas from acid or water, Paragraph change. The element which has positive reduction potential, the element which has negative लिखोगे, the element which has negative reduction potential can liberate hydrogen gas from acid or water, बोर्ड पर देखिए। एक्चुअली ये है किस कंसेप्ट पर, जैसे अगर हाइड्रोजन गैस का आपको लेबोरेटरी मेथड याद होगा तो जिंक का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो ये ZnCl2 का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है H2। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझते हैं। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन का +1, यहाँ जिंक का हो गया +2 और हाइड्रोजन का 0। तो देखो तो जिंक 0 से कन्वर्ट किया +2 में, तो इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का +1 से कन्वर्ट किया 0 में, यानी इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो सिंपल सा बात हुआ, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन रिडक्शन की वजह से होता है, यानी कि हाइड्रोजन जब रिड्यूस्ड होगा तभी गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो आप, यहाँ जिंक है और यहाँ हाइड्रोजन है, जो पूछेंगे वो बताना। बताओ तो जिंक और हाइड्रोजन दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि जब हाइड्रोजन जिंक के कांटेक्ट में होगा तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस्ड हो सकता है, यानी गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन और कॉपर रहा तो बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का। तो कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस होने ही नहीं देगा, क्योंकि कॉपर का खुद रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन तभी होता है जब हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो। तो ये जिनका पॉजिटिव आ गया वैल्यू, यानी जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा आ गया, वो हाइड्रोजन को लिबरेट होने नहीं देंगे, हाइड्रोजन को रिड्यूस होने नहीं देंगे। तो सिर्फ वही मेटल लिबरेट कर सकते हैं जिनका निगेटिव में है, यानी कि माइनस में है। तो समझ में आया। तो ये इम्पॉर्टेंट था एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 3 पॉइंट हम लिखवा दिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में, नॉन्स्ट इक्वेशन, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन अभी जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ले रहे थे वो सब स्टैंडर्ड था, E0 था। और स्टैंडर्ड तब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन हो
लेकिन अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफर कर जाए या टेम्परेचर 298 केल्विन से डिफर कर जाए, वैसे कंडीशन में इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी डिफर कर जाएगा। और वैसे सिचुएशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं। लिखिए इसके बारे में। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is different from 1 molar and temperature is different from 298 Kelvin, is different from 298 Kelvin, then the electrode potential value would be different, from its standard value, and in such condition we can determine the electrode potential with the help of Nernst equation. अब बोर्ड पर देखना, ये नर्स्ट इक्वेशन है क्या? आप बताओ, एज ए कन्वेंशन हम ऑक्सीडेशन लेते हैं या रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मान लिया कि कोई Mn+ है एक्वस फॉर्म में और ये रिड्यूस्ड कर रहा है M इन सॉलिड फॉर्म। तो बताओ ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? n इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी इनके लिए जो नर्स्ट इक्वेशन होता है, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, ये लिखा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस RT/NF लॉग, ऊपर में प्रोडक्ट को रखते हैं तो प्रोडक्ट साइड में मेटल है किस स्टेट में? सॉलिड, और नीचे में रिएक्टेंट है यानी Mn+ इन एक्वस फॉर्म। अब 2-3 चीज़ ध्यान दोगे, ये भी लॉग है लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और हम लोग जो लॉग टेबल से वैल्यू निकालते हैं वो 10 के बेस में निकालते हैं। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को 10 के बेस में अगर कन्वर्ट करना है तो एक रिलेशन होता है ln x = 2.303 log x, ये वैल्यू होता है। नहीं मन है तो घूम करके आ सकते हो, खुरखुर करोगे, नाक से नेटा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अपना देह हाथ भी गंदा करोगे, हमारा बेंच भी गंदा करोगे, और तबीयत ठीक नहीं लगेगा तो कहना 2-4 चीज़ पूछ देंगे सबके सामने में, कैमरा में रिकॉर्ड भी हो रहा है, नाम वगैरह भी ले लेंगे, पूरा जो है वो बाल बच्चा भी देखते रहेगा कि हाँ हमारे पापा जो इतने पॉपुलर थे, ठीक है। खूं खां करने का क्या ज़रूरत है? समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ देखिए, तो यहाँ RT/NF log M इन सॉलिड स्टेट Mn+ इन एक्वस फॉर्म। इक्विलिब्रियम चैप्टर अगर पढ़े होंगे, क्लास 11th में था, तो सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 माना जाता है। और आप में से जितने लोग 11th में होंगे तो उनको याद आएगा कि एक एग्जाम्पल बताए थे कि मिश्री का इतना बड़ा ढेला ले लें और उसको चक करके देखें और एक छोटा सा टुकड़ा चक करके देखें, दोनों का स्वीटनेस वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा?
सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में उसका मास तो कंज्यूम होता है बट कंसंट्रेशन यानी कि स्वीटनेस वैल्यू सेम है, इसलिए उसके कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं यानी यूनिटी लेते हैं। तो अगले स्टेप में ये वैल्यू आ जाएगा फिर अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल Mn प्लस बाई एम माइनस 2.303 RT बाई NF log 1 बाई Mn प्लस। अब यहाँ पर 1 क्यों हो गया? क्योंकि मेटल इन सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन कितना होता है 1। ये 2.303 कहाँ से आ गया? क्योंकि ऊपर में लिखे हैं ln x इजिकल टू कितना होता है 2.303। तो ये आपका नॉन्स्ट इक्वेशन हुआ, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना है उस कंडीशन में। न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसी को और हम लोग शॉर्ट में करते हैं, R, T और F के वैल्यू को पुट करते हैं। तब इतना पहले लिख लो, फिर स्क्रीन चेंज करेंगे, फिर बताते हैं। अभी हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन देखें यहाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल it is equal to a standard reduction potential of metal minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn प्लस। अब इस जगह पर ये नॉन्स्ट इक्वेशन था। न्यूमेरिकल में और आसान करने के लिए R, T और F के वैल्यू को पुट करते हैं। On putting the value of R, T and F in above equation, ये वैल्यू आ जाएगा E Mn प्लस बाई M would be equal to a standard reduction potential of metal minus 0.059 by N log 1 by Mn प्लस। यानी न्यूमेरिकल बनाते वक्त में इक्वेशन वो लिखेंगे ऊपर वाला और फिर अगले स्टेप में ये चले आएंगे। लेकिन अब अभी आपको लगेगा कि ये 2.303 R भी था, T भी था, F भी था, तो ये कैसे आ गया? तो इसके वैल्यू के बारे में जानो। R बता सकते हो क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इनका वैल्यू लेते हैं हम लोग 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T टेम्परेचर है और स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके लेवल में जो टेम्परेचर का वैल्यू लेना है वो 298 कैल्विन लेना है। और F फराडेज कांस्टेंट को कहा जाता है, जो इस चैप्टर में हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फराडेज कांस्टेंट, और इनका ये वैल्यू आता है 96,500 कूलम। तो यानी R की जगह पर 8.314, 2 की जगह पर 298 और F की जगह पर 96,500 रखेंगे तो ये वैल्यू 0.059 आएगा। आपके लेवल में सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज करेगा, टेम्परेचर नहीं। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को टफ बनाना है तब उस कंडीशन में टेम्परेचर भी चेंज कर देगा, तब ये 0.05 नहीं होगा, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। यानी 2.303 इंटू 8.314 और टेम्परेचर सपोज 300 हो गया तो इंटू 300। लेकिन जनरली जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो सब आपका 298 केल्विन पर। 298 है क्या? नॉर्मल टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस को एवरेज टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है, तो उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। जैसे करके देखते हैं हम लोग, यहाँ मीनू में नहीं, भूल भी जाते हैं ना कहाँ पर रहता है, ऐप्स में था कैलकुलेटर।
यहाँ देखो 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 96,500 आ गया 0.059। तो ये वैल्यू 0.059 यहाँ आया। नोट कर लीजिए आप। ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर आप नीचे लिखिएगा। करा कि एक कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है कॉपर सल्फेट में ऑफ कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर, यानी कि अगर 1 मोलर रहता तब स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन यहाँ इनका कंसंट्रेशन चेंज किया हुआ है, तब कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा? नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आप बताओ, जो पूछेंगे वो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन है? कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कैसे आयोनाइज करेगा? Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। रिडक्शन कॉपर आयन का होगा, तो कॉपर आयन का रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस जो सॉल्यूशन में है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट कर जाएगा किस में? कॉपर में, इन सॉलिड स्टेट। अब इस जगह पर हम लोग नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन, तो यहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu माइनस 2.303 RT बाई NF। इसको पूरा लिखोगे, डायरेक्ट वो नहीं लिखोगे, log 1 बाई Cu2 प्लस। 1 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ भी कॉपर किस स्टेट में है? सॉलिड में। अगर सॉलिड नहीं रहता तो इसको यहाँ पर लिखते। अब वैल्यू डालते हैं। अब देखो तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 0.34 माइनस RT और F का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.059। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की जगह पर यहाँ कितना आ जाएगा? 2 log 1 बाई कॉपर का कंसंट्रेशन 10 के पावर में देखो 1 2 3 4, तो इसको 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? -4। 10 टू दी पावर -4। ये 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 4। एक स्टेप और बढ़ते हैं, 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 log 10 टू दी पावर 4। आप नीचे क्लासेस में ये पढ़े होंगे, log 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू होता है x log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो x इंटू 1 करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा? x। तो log 10 टू दी पावर x का मतलब x, तो देखो तो log 10 टू दी पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि सीधा सीधा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ अगले स्टेप में फिर आ जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 4। ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी, 0.34 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8110, यानी 0.118 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.222 वोल्ट। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।